मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल के इनहेरिटेंस के नियम पढ़ेंगे। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किया और बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद आनुवंशिकता के नियम दिए गए। ये जो नियम थे वो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या जर्नल पब्लिश कर रहे थे तब उन्हें अपने काम की रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। उनकी जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात जो कई अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इसी तरह के काम किए और सेम रिजल्ट प्राप्त करने के पश्चात मेंडल को ये रिकॉग्नाइजेशन मिला और 1900 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेंडल के काम को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में या मेंडल की आनुवंशिकता के रूप में पब्लिश किया या इस प्रकार से वो इस्टेब्लिश हुए। मेंडल ने मटर कुल के जो मटर का पौधा है उसका उपयोग किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी रहा उनके लिए, क्योंकि जो मटर का पौधा है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और मेंटेन करने में भी आसानी रहती है। इसमें डिस्टिंक्ट और कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। वैसे तो इसमें 14 कैरेक्टर्स थे, लेकिन जो मेंडल थे उन्होंने केवल 7 विपर्यासी लक्षणों को ही उपयोग में लिया। पी प्लांट बहुत छोटा उसका लाइफ टाइम होता है, साल भर का होता है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्टडी या रिजल्ट प्राप्त कर लिया। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया आसानी से हो सकती है और इस वजह से ये बहुत ही उपयोगी रहा कि जो लक्षण उन्हें चाहिए या जिसके बारे में उन्हें देखना है वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा देखा जा सके। अब जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो इस प्रकार थे: फूल का रंग, पौधे की हाइट, बीज का रंग, बीज का शेप, जो फली है उसका रंग, फली का आकार और जो फूल लगा है वो किस पोजीशन पे, बिल्कुल टॉप पे है या कक्षस्थ क्षेत्र में है, और इनके डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेंड होते हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया और इन्होंने हमेशा प्योर ब्रीड काम में ली। प्योर ब्रीड वो होती है जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती। और सबसे पहले उन्होंने जो लक्षण लिए उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और F1 पीढ़ी प्राप्त की। F1 में सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 जनरेशन और या F2 फीलियल जनरेशन प्राप्त की। F मतलब फीलियल। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें ये जो स्लाइड्स हैं वो समझने में थोड़ी हेल्प होगी, क्योंकि शब्द बार बार आएंगे, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील्स वगैरह। तो जीन, जिसे कि कोई भी कैरेक्टर हो या लक्षण हो वो जीन्स के द्वारा नियंत्रण होता है। जीन के द्वारा, जैसे कि किसी की आँख का रंग, बालों का रंग, हाइट वगैरह, ये सब जो लक्षण हैं वो जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो each gene carries instructions that determine your features such as eye color, hair color or height. An allele, one form of gene may specific green peas, another yellow peas. The various form of genes are called alleles. Alleles मतलब कोई भी जो जीन होता है उसके जो कितने विकल्प हैं वो एलिल्स कहलाते हैं। जैसे कि फली का रंग हरा और पीला दो हो सकते हैं, तो ये इसके एलिल्स हैं, विकल्प हैं। जीनोटाइप जिस किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ रहे हैं या बात करें या एक्सपेरिमेंट में काम मिले तो उसका जो जीनी संरचना है वो क्या है, वो जीनोटाइप कहलाता है। जबकि जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दिख किस प्रकार से रहे हैं वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया मेंडल द्वारा कराई जाती थी। फ्लावर जो होता था उसमें वर्तिकाग्र और एंथर दोनों उपस्थित होते थे, तो वो वहाँ से ही एंथर निकाल दिए जाते थे और अपनी मन चाहा या मनपसंद जो एंथर थे वो डाल दिए जाते थे, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सके। मेंडल के ये 3 नियम हैं: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब पहला है प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम। हम प्रत्येक नियम को पढ़ेंगे एक एक को। सबसे पहले डोमिनेंस का नियम।
कोई भी जो लक्षण हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका एक रूप होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। तो जो प्रभाव अपना प्रकट करता है, जो एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस ना हो वो रिसेसिव है। जैसे कि येलो, जिसको कि हम कैपिटल अक्षर से लिख रहे हैं, डोमिनेंट होता है, और ग्रीन जिसको कि हम स्मॉल अक्षर से लिखते हैं वो रिसेसिव होता है। जीनोटाइप वाई और जी हो सकता है, लेकिन जो फिनोटाइप होगा वो येलो ही होगा। मतलब इसमें जीन है तो दोनों के लक्षण, लेकिन प्रकट कौन सा हो रहा है, केवल एक प्रकट हो रहा है जो कि प्रभावी है। इस एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। मैंडल ने प्योर जो लंबे पौधे थे उनका संकरण स्मॉल पौधों से करवाया, तो इनके जो गैमेट बने वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बने। अब इनके मध्य जब संकरण हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, जो कि हाइब्रिड लंबे पौधे थे। जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इस कंडीशन में 3:1 का रेशियो आया, जिसमें कि 3 तो लंबे थे और एक बोना था। तो ये इस तरह से है। F1 जनरेशन में मैंडल ने ऑब्जर्व किया कि सभी पौधे क्या हैं, लंबे हैं, और उनमें कोई ड्राफ्ट प्लांट नहीं है, जबकि जो उनके पेरेंट्स थे उनमें फीमेल या कुछ भी वो ड्राफ्ट भी थे और लॉन्ग टॉल भी थे। F2 जनरेशन में मैंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो 4 ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए उसमें से 3 तो लंबे हैं और एक ड्राफ्ट है या फिर बोना है। इसी तरह के रिजल्ट जो मैंडल हैं उन्हें अन्य कैरेक्टर्स की स्टडी करने के बाद भी प्राप्त हुआ। मैंडल ने ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन जो होती है उसमें तो केवल एक ही पेरेंट्स के लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो लक्षण F2 में प्रकट हुए उन्होंने उसको रिसेसिव कहा। जैसे कि इसमें दिखाई देते हैं, ये पेरेंट पौधे हैं या जनरेशन है। एक पिंक कलर का फ्लावर का क्रॉस वाइट कलर के फ्लावर से होता है, तो इसको कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, इसको ये स्मॉल r में लिखते हैं। और इनसे प्राप्त हुआ F1 जनरेशन में कैपिटल R और स्मॉल r, जो कि एक प्रभावी लक्षण कैपिटल R के प्रेजेंस के कारण ये गुलाबी रंग के प्रकट हुए। ये जो एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों जो एलिल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक तो कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। इस कंडीशन में भी जो कैपिटल अक्षर है वो उसी के लक्षण प्रकट होंगे और वो डोमिनेंट कहलाएगा, जबकि जब दोनों स्मॉल स्मॉल अक्षर होते हैं या रिसेसिव होते हैं तो वो कैरेक्टर F2 जनरेशन में प्रकट हुए हैं या होते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो उस समय गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं और वो सेपरेट होते हैं, तो एक दूसरे से पृथक होते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू ट्राइड्स कम टुगेदर इन अ वन हाइब्रिड पेयर द टू कैरेक्टर्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ईच गैमेट रिसीव्स वन ऑफ द टू एलील्स ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ द क्रोमोसोम। जब मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया होती है तो प्रत्येक में से एक एलील दूसरी तरफ या एक दूसरे के विपरीत चला जाता है। मैंडल का जो सेग्रीगेशन का नियम है वो फिनोटाइप रेशियो 3:1 को प्रदर्शित करता है। जब होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो तो डोमिनेंट दिखाते हैं, और जबकि जो होमोजाइगस स्मॉल टी रिसेसिव, मतलब कि जिसके कि प्रभाव प्रकट नहीं होते डोमिनेंट की प्रेजेंस में। ये वाले पौधे बोने प्रकट हुए और ये लंबे, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है। एक अलग एग्जाम्पल, जब हरे रंग की जो फली है मटर की उसका जो क्रॉस है पीले रंग की फली से कराया गया, तो जो इनके ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में प्राप्त हुए वो सब
पीले रंग के थे, लेकिन जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो उसमें से 3 तो पीले थे और एक ग्रीन था। इसका मतलब ये है कि जब ये गैमेट्स बने तो ये अलग अलग सेपरेट हुए और सेग्रीगेशन हुआ इनमें। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि सेम सी बात कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो अगर हम दो दो कैरेक्टर्स या लक्षणों के बारे में बात करें जो कि एक साथ रहते हैं, तो उनमें भी वो भी अपने आप को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और एक दूसरे से उनका कोई कनेक्शन या जुड़ाव यहाँ पर नहीं रहता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट emphasize that there are separate gene for separate trends। हर एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक सेपरेट जीन उपस्थित होता है। कैरेक्टर्स आर एंड दे इन्फ्लुएंस्ड एंड शॉट themselves इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर जीन्स। हर जो जीन होता है या लक्षण होता है अपने आप को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होता है। This law also says that at the time of gamete and zygote formation, the genes are independently passed on from parents to their offspring। इस नियम के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है या जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 लक्षण एक साथ लिए हैं, इसको कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये एक बीज लिया है जिसमें कि पीले रंग का है और एक गोल है, तो 2 लक्षण हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और जबकि इस वाले में दोनों लक्षण हैं वो अप्रभावी हैं या रिसेसिव है। तो ये हैं, दिखने में तो ये हरा है, ग्रीन है, और इसका जो शेप है वो रिंकल्ड है, मतलब कि झुर्रियाँ हैं उपस्थित हैं। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और इसके बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इनके द्वारा जो प्राप्त हुआ वो हमें गोल और पीले रंग का ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं वो प्रभावी हैं। अब जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो इसके जो गैमेट बने, क्योंकि ये 4 हैं तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, कैपिटल आर वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ये यहाँ पर भी लिखा जाएगा और ये इस तरह से, इसको कहते हैं पिनेट स्क्वायर। अब इनके मध्य इस तरह से क्रॉस करके ये जो भी इंडिविजुअल आते हैं वो इनमें हम जो चौकोर 16 खाने हैं उनके अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि ये आर और ये आर, तो ये दोनों कैपिटल आर, ये वाई और ये वाई, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस तरह से। और ये इस तरह से आगे चलता जाएगा, ये यहाँ से लेंगे और ये इस तरफ से। तो ये जब हमने पूरा लिया है तो किस तरह की संरचना प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ पर 9 तो ऐसे हैं जो कि पेरेंटल सिचुएशन में है। जैसे हमने लिया था पेरेंट में येलो शीट, येलो कलर और राउंड, तो ये 9 तो सब ऐसे ही होंगे जो कि येलो कलर के होंगे और राउंड होंगे। लेकिन जो 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनका कि जो शेप है, साइज़ है, वो चेंज हो गया है, ये राउंड से रिंकल्ड हो गए। तो 3 हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जो कि येलो है लेकिन रिंकल्ड है, मतलब उनकी झुर्रीदार स्किन है बाहर से। इस प्रकार के बीज प्राप्त हुए हैं। ये 3 पीले रंग के हैं लेकिन झुर्रीदार हैं। और ये 3 भी अलग हो गए हैं, जिसमें कि ये दिख तो गोल रहे हैं लेकिन कलर इनका ग्रीन हो गया है। तो ये 3 हरे रंग के और राउंड हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऐसे अलग कैरेक्टर्स आए हैं जो कि पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। लास्ट में एक ऐसा आया है जो कि रिसेसिव पेरेंट्स के जैसा है, रिंकल्ड और हरे रंग का। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें जो रेशो मिला है वो मिला है 9:3:3:3:1। इसे और यहाँ अच्छी तरह इनका जो
सिंबल है उसके साथ हम देख सकते हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा। और ये इसकी डिटेल यहाँ पर है, किस प्रकार से क्रॉस हुआ है और ये पिनेट स्क्वायर क्या प्रदर्शित करता है। थैंक यू।